हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद्यार्थी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को ही डिस्कस करने वाले हैं, जो इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर है। मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बताया, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताया और एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान हमारे जो फीचर्स थे, विशेषताएं थी और स्टैग्नेंट इकोनॉमी और कॉलोनियल रूल्स के बारे में बताया। इस वीडियो के अंदर हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब ऐसा ट्रेड जो हम अदर कंट्रीज के साथ करने जा रहे थे। अदर कंट्रीज के साथ करने का मतलब अपनी कंट्री में ट्रेड ना करके हम ग्लोबलाइज हो रहे थे और वहां पर जो फॉरेन ट्रेड था हमारा ब्रिटिश से हो रहा था। हम ब्रिटिशर को सामान को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब बात करते हैं सिंस एंशिएंट पीरियड India has been important trading nation. India was well known as exporter of the finished good like as silk, fine cotton, textiles and handicrafts। मतलब यहाँ पर क्या है, एक समय एक टाइम पीरियड के दौरान इंडिया को एज अ वेल नोन एंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर माना गया फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स का एक्सपोर्टर क्यों माना गया? क्योंकि हम यहां से क्या कर रहे थे सर, ज्यादा से ज्यादा सामान ब्रिटेन को हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, सिल्क, कॉटन, इन सारी चीजों को हम क्या कर रहे थे सर, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन को। बट डिस्क्रिमिनेट द ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज, ब्रिटिशर brought it to an end of the condition in foreign trade एक्सप्लेन बिलो। मतलब यहां पर बताया गया किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट पॉलिसीज को लगाया गया, अप्लाई किया गया फॉरेन ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज को, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी एक तरीके से रुकती चली गई। भारत की इकोनॉमी को रोकने के लिए जो डिस्क्रिमिनेट पॉलिसीज बनाई गई, जो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर ली पॉलिसीज को, कि हम जहां पर ब्रिटिशर को फायदा होगा उस ट्रेड पॉलिसी पे काम करेंगे। पहला है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड। सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन गए हम प्राइमरी गुड्स के। सबसे बड़े एक्सपोर्टर क्यों बन गए? क्योंकि हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन को और इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश्ड गुड ब्रिटेन से ही। ब्रिटेन के लिए रॉ मटेरियल का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का सोर्स भारत था। सामान को बनाकर बेचने का भी सोर्स भारत ही था। मतलब भारत में ही, भारत से ही कच्चा माल लेके जाते थे। जैसे लकड़ी लेके गए 200 रुपए की, वहां से उसको चेयर बना के लेके आए, 500 रुपए में बेच दिया। तो मतलब यहां से प्राइमरी जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको ये क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे और क्या करते थे, फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते थे। ठीक है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इंडियन बिकम द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल सच एज सिल्क, कॉटन, इंडिगो, जूट ईटीसी। यहां पर क्या, कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडिया क्या था, एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल्स का, जिसके अंदर उन्होंने जूट, कॉटन, इंडिगो जैसी चीजों को एक्सपोर्ट किया, विच आर वेरी लो कॉस्ट। बहुत मिनिमम कॉस्ट में इन्होंने एक्सपोर्ट करना चालू किया। एंड बिकम द इंपोर्टर्स ऑफ द फिनिश्ड गुड, और सबसे बड़े इंपोर्टर के तौर पे, एज अ फिनिश्ड गुड्स इंपोर्टर के तौर पे भारत काम करने लगा। सच एज अ कैपिटल गुड्स, वुडन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ एंड अनदर मशीन मेड प्रोडक्ट। चाहे वो मतलब लकड़ी से बना हुआ सामान हो या सिल्क के कपड़े हो या मशीन मेड प्रोडक्ट हो, उन सारी चीजों के सबसे बड़े इंपोर्टर के तौर पे भारत काम करने लगा। विच इज द हायर कॉस्ट, लेके जाते थे रॉ मटेरियल को लोअर कॉस्ट पे और हमको फिनिश गुड्स को चिपका जाते थे हायर कॉस्ट पे, मैक्स टू मैक्सिमम, जितना ज्यादा बेचा जा सके। ड्यू दिस इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर इकोनॉमिक स्टार डिक्लाइन, इस वजह से भारत की इकोनॉमिक कंडीशन डिक्लाइन होना चालू हुई, जहां से भारत एक बर्बादी के रास्ते पे चलना चालू कर दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं सर मोनोपोली। मोनोपोली कंट्रोल ऑन द ट्रेड बाय द ब्रिटिशर। ब्रिटिशर का संपूर्ण तौर पर मोनोपोली कंट्रोल हो गया। मोनोपोली कंट्रोल होने का मतलब होता है एक ऐसा कंट्रोल जहां पर सिर्फ ब्रिटिशर का चल रही थी। मतलब वन वे कम्युनिकेशन ही एक तरीके से बोल सकते हैं कि वन वे सारे टास्क को परफॉर्म किया जा रहा था। ठीक है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिशर गवर्नमेंट हैज मेंटेन द मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड पॉलिसी। भारत की ट्रेड पॉलिसी के ऊपर ऑल ओवर कंट्रोल जो मेंटेन किया, वो किसने मेंटेन किया सर? ब्रिटिशर ने मेंटेन किया। मोनोपोली क्रिएट कर ली कि जैसा ट्रेड पॉलिसी चाहूंगा, जिसमें मुझे फायदा होगा वो मैं चलाऊंगा। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड में क्या करते, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, आपको ब्रिटेन को ही देना है। मोर देन 1/2 while the rest of allowed with some other countries such as China, श्रीलंका एंड ईरान। कुछ ट्रांजेक्शंस के लिए श्रीलंका, चाइना और ईरान के लिए मतलब एक तरीके से ओपन था। ठीक है, आपको कुछ चाहिए तो ले जाइए, अदरवाइज कुछ नहीं। सारा का सारा रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट हम भारत से करेंगे और फिनिश गुड्स को भी इंपोर्ट करेंगे भारत के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलोनियल पीरियड उन्होंने जो है क्या नाम है, मोनोपोली कंट्रोल कर लिया। पूरा अधिकार हमारा है, देश हमारा है,
सब कुछ हमारा है, हम अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे सर, ठीक है। ओपनिंग द सूएज कैनाल 1869, याद रखना है डेट बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। सूएज कैनाल को ओपन कब हुआ? 1869 में। प्रोवाइड द डायरेक्ट ट्रेड रूट ऑफ द शिप ऑपरेटिंग बिटवीन द ब्रिटेन एंड इंडिया, ब्रिटेन और इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड करने के लिए एक ऐसा रास्ता बनाया गया जो टाइम पीरियड ज्यादा लगता था, भारत के नीचे से होकर श्रीलंका की तरफ से गुजर के ब्रिटेन जाना पड़ता था, जिसकी वजह से ज्यादा समय लगता था, उसको कम करने के लिए पानी का रास्ता बनाया गया जिसे सूएज कैनाल बोला गया। 1869 में इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। सूएज कैनाल क्या है? इट इज ए आर्टिफिशियल वाटरवे है, एक आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ जाने के लिए इन्होंने क्या किया, ठीक है, एक एंथुसियाज्म, ठीक है, सूएज कैनाल स्टार्ट किया, ठीक। इसको ओपन करने का मेन पर्पस क्या था? ओपनिंग द कैनाल रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नाउ देयर नो नीड फॉर द सेल अराउंड अफ्रीका, ठीक है। हमको किसी भी तरीके का और किसी कंट्री को कोई टैक्स ना पे करना पड़े, इस वजह से उन्होंने सूएज कैनाल ओपन किया। मिनिमम कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया सर? सूएज कैनाल को ओपन किया। और यहां पर भी क्या चीज लगाई सर? इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, ब्रिटेन इंडिया टू ब्रिटेन, ब्रिटेन टू इंडिया, कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, अगर आप ब्रिटिशर हैं कोई टैक्स नहीं देना है, मिनिमम टैक्स में भी आपको काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप गलती से भारतीय होंगे तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा सर, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को अगर आप चाहते हैं तो ज्यादा टैक्स दीजिए, मिलेगा आपको, लेकिन ज्यादा टैक्स देना होगा। तो मार्केट अपने आप क्या हुई? एक समय बाद डिक्लाइन हो गई। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन वर्ड का मतलब होता है शोषण करना। हमारी इकोनॉमी का प्रॉपर्ली शोषण किया गया। शोषण किस तरीके से किया गया? हमको मारा गया, पीटा गया, इस तरीके से शोषण करना नहीं। मारा पीटा गया वो अलग चीज थी। शोषण करने का मतलब है पूरी इकोनॉमी पे अपना कंट्रोल बना लिया, अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज को बिल्ड किया, अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज को चलाया, जिसकी वजह से भारतीयों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी खराब हो गई, स्टैग्नेंट पोजीशन हमारी इकोनॉमी आ गई, इसी वजह से स्टैग्नेंट पोजीशन में आए सर। ड्यू टू द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल के हमको ऐसा यूज किया, ह्यूज एक्सपोर्ट एंड सरप्लस, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया और सरप्लस में चले गए। जब सरप्लस चला जाएगा ना किसी कंट्री के पास, रॉ मटेरियल सरप्लस में ना, वो प्लस में है भाई, लेकिन हम क्या है, हमारा तो लो कॉस्ट में लेके जा रहे हैं, हम तो नेगेटिव जा रहे हैं। बट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस डज नॉट गिव एनी पुश इन द इंडियन इकोनॉमी। लेकिन जो सरप्लस जनरेट हुआ ना, उस सरप्लस का पैसा इंडिया के डेवलपमेंट में नहीं लगाया ब्रिटेन ने, उसको कहां पर लगाया? अपने छोटे छोटे वॉर्स में लगाया, छोटे छोटे युद्ध में। जहां पर युद्ध होता था ब्रिटेन वहां पहुंच जाता था, चलो मार करने चलते हैं। तो मतलब इस तरीके से एक बेसिक तौर पे क्या था, ब्रिटेन युद्ध करने में ही पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, ना कि भारत को पुश करने में, उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने में काम नहीं कर रहा था। द अमाउंट ऑफ सरप्लस इज यूज बाय द गवर्नमेंट इज नॉन डेवलपिंग एक्टिविटी, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया? जो भी फंड जनरेट हो रहा था उन सारे फंड्स को नॉन डेवलपिंग एक्टिविटी में लगा रहा था, ठीक है। जैसे मीट एक्सपेंसेस वॉर, ठीक है, बड़े बड़े वॉर्स में कूद जाना, ब्रिटेन के पास कोई काम धंधा नहीं था, तो जहां पर भी वॉर होता था वहां पर इंगेज हो जाता था और कुछ हिस्सा लेके निकल आता था। तो फर्जी ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? छोटे छोटे वॉर्स में चली जाती थी, ठीक है। मेक पेमेंट फॉर ऑफिस सेटअप एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट्स, ठीक है, ऑफिस सेटअप में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया, जो भी कॉलोनियल रूल्स उसकी कॉलोनी थी वहां पर ऑफिस सेटअप में। मेक ट्रेड इनविजिबल आइटम्स, ठीक है, और उन्होंने क्या किया? ज्यादातर जो ट्रेड किया इनविजिबल आइटम्स के लिए ट्रेड करना स्टार्ट किया, मतलब सर्विसेज के लिए भी ट्रेड करना चालू किया, ठीक है। ये जो मैंने आपको सूएज कैनाल बताया 1869, वो पहले इनको क्या करना पड़ता था? ये पूरा घूम के जाना पड़ता था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया? एक सूएज कैनाल बनाया जिसकी डिस्टेंस, ठीक है, कम हो गई, 7200 मील्स जाना पड़ता था। और अगर इनको घूम के जाना पड़ता था तो इनको जाना पड़ता था 12,300, ठीक है, मील्स चलना पड़ता था, ठीक है। और मतलब इसको किलोमीटर में देखा जाए 19,800 किलोमीटर इनको ट्रेवल करना पड़ता था। और इस शॉर्टकट की वजह से इनको सिर्फ 11,600 किलोमीटर ही ट्रेवल करना पड़ता था। सूएज कैनाल का ये इंपैक्ट था, ठीक। आगे बात करते हैं सर, अगला डेमोग्राफिकल कंडीशन। डेमोग्राफिकल कंडीशन का मतलब होता है किसी भी कंट्री के बारे में जानना हो, किसी भी कंट्री के बारे में जानना हो, आप उसकी डेमोग्राफिकल प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, वो आपको बेसिक तौर पे सर बता देगा कि क्या कंडीशन है। किसी देश के बारे में जानना हो, उसकी डेमोग्राफिकल प्रोफाइल उठा के देखिए, वो सारी चीजों को बयां कर देगा। तो भारत की भी डेमोग्राफिकल कंडीशन कुछ खराब थी, जिसकी वजह से हम बता सकते थे भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ध्वस्त हो चुकी है, ठीक है। क्या था डेमोग्राफिकल के अंदर? क्या क्या जानते हैं सर? डेमोग्राफिक
refers to the study of the various aspect, हम वेरियस एस्पेक्ट में इसकी स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन सच एज एज, सेक्स, एजुकेशन, इनकम लेवल, मेटर्निटी स्टेटस, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सारी चीजों को हम डेमोग्राफिकल प्रोफाइल में देखकर जान सकते हैं कि किसी भी कंट्री की क्या कंडीशन है, बेटर है कि नहीं है। ठीक है, पहले प्रॉब्लम क्या थी डेमोग्राफी में, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा पैदा भी हो रहे थे, लोग ज्यादा से ज्यादा मर रहे थे। बर्थ रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर, एक साल के अंदर अगर 1000 लोगों में देखा जाए तो एक साल के अंदर करीब करीब नए 1000 की पॉपुलेशन में नए 48 बच्चों का जन्म हो जाता था और 40 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। मतलब 1000 की अगर एक जगह एक गांव में 1000 लोग को छोड़ दिया जाए, वहां पर नए 48 की जो संख्या, नए बच्चों की जो संख्या नजर आती थी वो 48 हुआ करती थी और उनमें से 40 लोगों की डेथ हो जाती थी। इसी वजह से बोला गया पहले फेज में हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट था। ठीक है, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट था। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिफोर 1921 से पहले। ठीक है, 1921 के बाद क्या हुआ, सेकंड स्टेज में आए जिसको हमने ग्रेट डिवाइड के नाम से बताया। 1921 को ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। इसके बाद कभी भी भारत की पॉपुलेशन फ्लैक्चुएट नहीं हुई। फ्लैक्चुएट इन द सेंस न कभी घटी न कभी ऐसा हुआ घट बढ़ रही, ना बिल्कुल नहीं, लगातार कांस्टेंट रेट से हम बढ़ते ही चले गए। आज हम 150 करोड़ पार हो चुके हैं। ठीक है, सरकार 140 करोड़ बताती है बट 150 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली हैं। 125 करोड़ देशवासियों से 150 करोड़ देशवासी हम हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या फर्स्ट स्टेज में क्या था कि हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट था। सेकंड स्टेज में क्या हुआ, हाई बर्थ रेट बट लो डेथ रेट, मतलब बर्थ रेट तो बढ़ा लेकिन डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया, जो इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। अगर बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट कम है तो आपका डेवलपमेंट स्थिति ठीक हो सकती है। लेकिन थर्ड स्टेज में क्या हुआ, लो बर्थ रेट लो डेथ रेट, जिसको हम बोला गया डेवलपिंग कंट्री, मतलब लोगों की संख्या भी कम, लोग पैदा भी कम हो रहे हैं, लोग मर भी कम रहे हैं, तो इसकी वजह से वो क्या डेवलपिंग फेज में वो लंबे समय तक काम करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, लो लिटरेसी रेट, पढ़े लिखों की संख्या कम। लिटरेट पर्सन मतलब वो पर्सन जो किसी भी एक पार्टिकुलर भाषा को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो लिटरेट पर्सन कहलाते हैं। उनकी क्या, वो पढ़े लिखे व्यक्ति कहलाते हैं। तो लो लिटरेसी रेट था, लिटरेसी रेट कम था, इलिटरेट ज्यादा थे, अनपढ़ ज्यादा थे। ठीक है, लिटरेसी रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन 7, मतलब 7 in the above has been the ability of read, write, understand the one language, किसी भी पार्टिकुलर एक भाषा को पढ़ सके, लिख सके, समझ सके, वो लिटरेट पर्सन कहलाते थे। वो लिटरेट पर्सन कहलाते थे। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ इकोनॉमी लेस देन 16%, 16% से कम ही लोग पढ़े लिखे थे जो किसी एक पार्टिकुलर भाषा को बोल सकते थे, लिख सकते थे, समझ सकते थे। मोर ओवर द फीमेल लिटरेसी रेट अबाउट द 7%, 7% उसमें से महिलाएं थी, मतलब जो 16% थे पढ़े लिखे उसमें से 7% हमारी महिलाएं भी थी। ठीक है, जो किसी भी पार्टिकुलर भाषा को लिख सकती थी, पढ़ सकती थी और समझ सकती थी। तीसरा था हाई इन्फेंट ऑफ मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा थी। मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होने का मतलब देखिए, जहां पर नवजात शिशुओं की डेथ ज्यादा हो रही है। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट मतलब जो नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं लेकिन वो अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते हैं, साल भर के हुए ना उसके पहले उनकी डेथ हो जा रही थी। इन्फेंट ऑफ मोर्टेलिटी रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट ऑफ डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000। 1000 के अंदर 1000 बच्चे का नए जन्म लेते हैं, एक साल पहला बर्थडे मनाने से पहले उनकी डेथ हो जाती थी। द बर्थ इज एनुअली इन्फेंट ऑफ मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड अराउंड 218 बच्चे ऐसे हुआ करते थे जो अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। मतलब समझो 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है जिसमें से 200 से ज्यादा बच्चे जिनकी डेथ हो जा रही थी। ठीक है, वो अपना पहला जन्मदिन मना ही नहीं पाते थे। मोर्टेलिटी रेट क्या थी, ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी, क्योंकि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी के नाम पे कोई चीजें नहीं थी। लेकिन अभी पर वो चीज बदल चुकी है, वो अराउंड अब इस टाइम 48 to 30 के बीच में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट हमारा कम हो गया है। पुअर हेल्थ फैसिलिटी, हमारी हेल्थ फैसिलिटी खराब थी। क्यों खराब थी, क्योंकि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी के नाम पे कोई चीजें नहीं थी और ज्यादातर लोग किस पे बिलीव करते थे, बाबा रहीम हकीम फकीर। ठीक है, चलो इनके पास, वैद्य के पास चलो, इनके पास चले चलो, इनके पास चले चलो, हम यहाँ इलाज करा लेंगे। मतलब हॉस्पिटल की सुविधा जब हुई भी तब पर भी लोगों ने ट्रस्ट नहीं दिखाया। ठीक है,
Poor health facility, public health facility is where either the unavailable, when available, we hire inadequate due to which water and airborne disease were spread took over the huge टोल ऑन लाइफ। ठीक है, हमारे पास कोई भी अगर कोई भी डिसीज स्प्रेड होती थी, उनके बचने के लिए कोई इलाज नहीं था। कोविड आया, कोविड में हमारे पास बचने के लिए कोई इलाज नहीं था, अपने घरों में हम कैद हो गए, अपना जीवन किसी तरीके से यापन किया। ठीक है, उसी तरीके हेल्थ फैसिलिटीज हमारे पास उस टाइम पे नहीं थी, जिसकी वजह से लोग ज्यादातर क्या होते, कोई भी डिसीज फैलती थी तो आसानी के साथ कोई भी फैसिलिटी ना होने की वजह से इजिली वो उनकी डेथ हो जाती थी, इजिली वो गायब हो जाते थे। ठीक है, लो एक्सपेक्टेंसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो है, क्यों? इट रिफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ द ईयर फॉर विच पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइव ड्यू टू पुअर हेल्थ फैसिलिटी। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वाज 32 ईयर। कॉलोनियल पीरियड के दौरान हमारी हेल्थ फैसिलिटी ना अच्छी होने की वजह से जो लोगों की एवरेज लाइफ थी, वो एवरेज लाइफ कितनी थी सर? 32 ईयर। बट अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 68.8 ईयर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया। भारत के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है? 68.8 है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है क्या नाम है, हम बात पढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसायिक स्ट्रक्चर। व्यवसायिक स्ट्रक्चर तीन चीजों में बटा हुआ है, सर्विस, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इन्हीं पे हम बात करेंगे। ठीक है, कि हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या था, भारत के पास एक ही स्ट्रक्चर था, वो प्री डिटरमाइंड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर था। ठीक है, यहाँ पर प्री डिटरमाइंड ऑफ एग्रीकल्चर पहले से ही डिसाइडेड होता था कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ही काम करेंगे, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पर बच्चा पैदा नहीं हुआ, धरती पर आया नहीं, बेटा तुमको खेती बाड़ी में ही लग जाना, तुमको खेती बाड़ी ही करनी है, उसके अलावा तुम बेहतर कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई संसाधन नहीं है। तो एज अ कॉलोनियल गवर्नमेंट एम एट making India as the exporter of raw materials, such as result about 72.7% working people are engaged in agriculture sector। 72 से 73% पॉपुलेशन भारत की एंगेज थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। As the income generation rate of agriculture sector is very low, जिसकी वजह से हमारा जो इनकम जनरेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में था वो क्या था? लो था। This predetermines reflect the backwardness of the economy। ठीक है, प्री डिटरमाइन होने की वजह से ही हमको इकोनॉमिकल में क्या, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होगी? बैकवर्डनेस हो गई, पीछे पिछड़ते चले गए हम। ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या था? ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का अनबैलेंस ग्रोथ, मतलब ऐसा हुआ कि हाथ बड़ा हो गया पैर छोटा रह गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं, यहाँ पर अनबैलेंस ग्रोथ कैसे था? एग्रीकल्चर सेक्टर में अराउंड 72% पॉपुलेशन काम कर रहा था। दूसरा सेक्टर हमारा था सर सेकेंडरी, जिसे हम लोग बोलते हैं सर सर्वे। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, वहां पर अराउंड हमारे पास अराउंड मिला जुला के सिर्फ 7-8% लोग काम कर रहे थे। ठीक है, 10% 12% काम कर रहे थे, और बच्चे लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे थे, टर्सरी सेक्टर में। ठीक है, तो इसलिए सारे सेक्टर्स का इक्वल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन और खराब थी। अनबैलेंस ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इज टू बी सेट बैलेंस व्हेन ऑल थ्री सेक्टर्स आर इक्वली। ठीक है, जो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए, तीनों सेक्टर को बैलेंस करके चलना था। बट in the case Indian economy, only primary sector is the main source of employment। प्राइमरी सेक्टर के मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखा गया। ठीक है, एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर आर देयर बाय इन्फेंट्स स्टेज ऑफ ग्रोथ। वो सिर्फ एक ग्रोथ उनकी उस हिसाब से नहीं हो पाई जिस हिसाब से प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ हुई। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है। इसके अंदर एक टॉपिक और है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मैं आपको फिर बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए।